वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में नाभिक कहते हैं और केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियस की खोज किसने की है, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियस का। ठीक है, अब देख लेते हैं जो न्यूक्लियस है उसको बायोलॉजी में क्या कहते हैं। तो इसको बायोलॉजी में कैरियन के नाम से जाना जाता है। और जब बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस का, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या कहलाएगा? वो कैरियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब इसका और कुछ नाम है फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। तो इसको कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का नियंत्रक बोलते हैं। ठीक है, और एक नाम है इसका ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो क्यों कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, क्यों कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं और क्यों इसको केंद्रक कहा जा रहा है, इसका रीजन है फ्रेंड्स। जैसे घर का एक मुखिया होता है, तो घर का मुखिया क्या करता है? जो फैमिली की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी कार्यक्रम है, उस सब को क्या करता है? मेंटेन करता है, उस सब को अपने अंडर रखता है कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, और आपस में समन्वय बना के रखता है, आपस में कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो कोऑर्डिनेशन, जितने भी एक्टिविटी रहते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन, किसको क्या कार्य करना है, ये घर का मुखिया निर्धारित करता है। उसी प्रकार सेल में क्या होना है, किसको क्या कार्य करना है, कौन निर्धारित करता है? ये न्यूक्लियस निर्धारित करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, और कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन मोस्ट ऑफ सेल। तो सेल में जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिका में जितने भी अंग होते हैं, उन सभी अंग में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो न्यूक्लियस। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। तो नाभिक क्या है? दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंग है। कैसे दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंग है? तो ये एक झिल्ली, एक झिल्ली, दो झिल्ली हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, बाहर का झिल्ली, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर की झिल्ली। तो बाहर की झिल्ली और अंदर की झिल्ली, दो झिल्ली से क्या होता है? ये घिरा हुआ रहता है न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट देखें तो फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उनमें जो क्रोमोसोम्स होता है, उनमें जो डीएनए होता है, वो न्यूक्लियोइड में रहता है, छिद्राए हुए रहता है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, कि किस किस स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप को हिंदी में नाभिकीय लिफाफा कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। अब ये दोहरी झिल्ली की संरचना क्या करती है? एनक्लोज द न्यूक्लियस, जो नाभिक है उसको घेरने का काम करती है। ठीक है, घेर के क्या करती है? सेपरेटिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्मा, जो साइटोप्लाज्मा है उससे अलग करने का काम करती है। कैसे? डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है, जो इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये न्यूक्लियर एनवलप है। अब यही क्या है? दोहरी झिल्ली से मिलकर बना है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका? इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो बाहर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये दो दो झिल्ली से मिलकर बना होता है। अब ये क्या करता है? जो साइटोप्लाज्मा है, बाहर में जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड से क्या करता है? न्यूक्लियस को, अंदर का जो पार्ट है न्यूक्लियस को, उसको क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। वो क्या करता है? न्यूक्लियर एनवलप अलग करने का काम करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, जिसको हिंदी में नाभिकीय छिद्र कहते हैं। अब ये नाभिकीय छिद्र क्या होता है? प्रोटीन लिंक्ड ओपनिंग होता है। ठीक है, प्रोटीन लिंक्ड ओपनिंग होता है, प्रोटीन से बना हुआ प्रोटीन पंक्तिबद्ध छिद्र होता है, एक प्रकार का ओपनिंग होता है। अब ये क्या करता है? रेगुलेट द मूवमेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के अंदर कोई भी सबस्टेंस या कोई भी पदार्थ, जैसे प्रोटीन हो या आरएनए हो, आना जाने का जो रास्ता है वो कौन है? यही है। यही गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर है, ये जो है ना, जो छिद्र बना हुआ, ये क्या होता है? न्यूक्लियर पोर होता है। अब ये न्यूक्लियर पोर किससे बना रहता है? तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोपोरिन नाम के प्रोटीन से बना रहता है। अब न्यूक्लियोपोरिन नाम के प्रोटीन से बना है, तो ये जो छिद्र है ये क्या करता है? ये छिद्र क्या करता है? ठीक है, जो न्यूक्लियस है और बाहर का जो साइटोप्लाज्म है, तो दोनों के बीच में गति बनाता है।
दोनों के बीच में गति बनाता है। जब कोई भी सबस्टेंस को इस साइटोप्लाज्म से, कोई भी सबस्टेंस पदार्थ को या प्रोटीन को, ठीक है, अदर आरएनए हो गए, तो इन सब को क्या है, अंदर जाना है, ठीक है। तो एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक रास्ता दिलाता है अंदर जाने का और अंदर से बाहर आने का। तो जो भी सबस्टेंस है, पदार्थ है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर जाते हैं और बाहर आता है, तो एक गति प्रदान करता है, ठीक है। इस प्रकार से न्यूक्लियर स्पोर काम करता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, नाभिक के अंदर जेल जैसा पदार्थ होता है। अब जेल जैसा पदार्थ क्या करता है, इस जेल जैसे पदार्थ में क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस रहता है, ठीक है। जेल जैसा पदार्थ जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी में क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस रहता है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है पार्ट, ये क्या है, जेल जैसा पूरा पदार्थ है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसी में क्रोमेटिन रहता है एक, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमेटिन रहता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन रहता है, और सेकंड जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस रहता है, ये दोनों स्ट्रक्चर इसके अंदर रहते हैं। अब देख लेते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में। तो फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो डीएनए और आरएनए है उसको क्या होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन रहता है, वो लपेटने का काम करता है। और जैसे ही डीएनए और आरएनए को लपेटता है हिस्टोन प्रोटीन, तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसी स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन बोलते हैं। ये क्रोमेटिन जो है स्थिर नहीं रहता फ्रेंड्स, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ऐसे ट्रैवल करते रहता है, ठीक है। अब ट्रैवल करके क्रोमेटिन बन गए। क्रोमेटिन क्या करता है, अलाउ डीएनए टू फिट विद इन द न्यूक्लियस। डीएनए को क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर फिट होने देता है। और न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही फिट होता है, फिर उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम डैमेज। कोई भी क्षति से फिर डीएनए को बचाता है, क्योंकि एक हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करता है, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में मदद करता है। कैसे, बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू डीएनए, ठीक है। डीएनए तक पहुंचा के क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या है, न्यूक्लियस के बाहर जाना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर जाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर आना है। तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो है, बाहर जाना और अंदर आना, उसी को क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ी देर में और डिटेल से पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन होता क्या है इसका एक बार, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, हिंदी में आनुवांशिक जानकारी बोलते हैं। जैसे प्रोटीन बनने की आनुवांशिक जानकारी डीएनए के अंदर होती है, तो उस प्रोटीन बनने की आनुवांशिक जानकारी को कॉपी करेंगे, उसकी नकल बनाएंगे, और नकल किसके रूप में बनाएंगे, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के रूप में उसकी नकल बना देंगे। अब नकल जैसे ही बन गया, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, प्रतिलेखन बोलेंगे, ठीक है। प्रतिलेखन बोलेंगे, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनने का, वो एमआरएनए के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स लीव द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस से जैसे ही बाहर जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर जाने के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करेगा। साइटोप्लाज्म में जैसे ही ट्रेवल करेगा, तो वहाँ क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। तो ये राइबोसोम्स क्या करेगा, जो टेम्पलेट है प्रोटीन बनने का, जो इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, राइबोसोम्स पढ़ेगा, और पढ़ के क्या करेगा, प्रोटीन बनाना चालू कर देगा। उस टेम्पलेट को यूज करके, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनाना चालू कर देगा। तो ये जो इतना प्रोसेस है, ठीक है, इसको प्रोटीन बनने का प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसको अनुवाद बोलते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहता है, ये क्रोमेटिन के अंदर रहता है। तो ये क्रोमेटिन फिर इसको कहाँ तक लाता है, यहाँ तक लाता है। फिर एमआरएनए यहाँ से, ठीक, इसको ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म में ले आता है। तो जो प्रोटीन बनने का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्रोमेटिन यहाँ तक लाया, और यहाँ से फिर जो एमआरएनए है वो बाहर लेके आ गया। बाहर जैसे ही आया साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। अब ये राइबोसोम्स तक जैसे ही वो पहुंचा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो राइबोसोम्स उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रोटीन बनाना चालू कर दिया। तो ये हो गया जीन अभिव्यक्ति, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं न्यूक्लियस के फिफ्थ स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका फिफ्थ स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस क्या है? डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो नाभिक के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? घनी गोलाकार संरचना होती है। अब ये घनी गोलाकार संरचना क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का उत्पादन करती है, राइबोसोम्स का निर्माण करती है। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स प्रोड्यूस प्रोटीन। अब राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन का उत्पादन करती है। इसको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डेंस गोलाकार संरचना है, घनी और गोलाकार संरचना, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? जो बिंदी बिंदी दिखाई दे रही यही है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का निर्माण करता है। अब राइबोसोम्स जैसे ही बनता है, राइबोसोम्स न्यूक्लियस के बाहर निकलता है और कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी रहता है। तो वहां पर क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या करता है? राइबोसोम्स का निर्माण करता है। यही राइबोसोम्स क्या करता है? बाद में प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके फंक्शन के बारे में, न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो इसका फर्स्ट कार्य होता है स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो अनुवांशिक जानकारी रहता है, उस अनुवांशिक जानकारी को न्यूक्लियस क्या करता है? संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, कैसे स्टोर करके रखता है? तो कंटेन सेल्स डीएनए। ठीक है, सेल्स के जितने भी डीएनए हैं और डीएनए के अंदर ही क्या रहता है? अनुवांशिक जानकारी रहता है। तो उसको क्या करता है? कंटेन करता है, धारण करके रखता है। ठीक है, तो डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जिसके अंदर क्या होता है? अनुवांशिक जानकारी होता है। अब ये अनुवांशिक जानकारी क्या क्या होता है? तो अनुवांशिक जानकारी जैसे प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनने की जानकारी, ठीक है, और पूरे सेल को कैसे चलाना है, उन सब की जानकारी किसके अंदर रहती है? ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर रहती है, डीएनए के रूप में। ठीक है, ये इसका फर्स्ट कार्य हो गया। जो डीएनए है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कर रहा है? स्टोर करने का काम कर रहा है, संग्रहित करने का काम कर रहा है। अब सेकेंड कार्य देख लेते हैं। सेकेंड कार्य क्या है? कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी। कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी का मतलब होता है सेल में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों को क्या करता है? जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? तो इसमें दो तरीका है। ठीक है, एक तो जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के थ्रू करता है, और एक सेल बिहेवियर को मेंटेन करके करता है। तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस के बाहर निकाल के सेल के सभी ऑर्गेनेल्स तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का जो प्रक्रिया है, उसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस के बाहर भी ले जाता है और न्यूक्लियस के अंदर भी लाता है। तो इन प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस जीन एक्सप्रेशन के थ्रू और सेल बिहेवियर के थ्रू, इन दोनों के थ्रू क्या करता है? कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी। सेल में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उन सबको क्या है? कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। ये रहा इसका सेकेंड कार्य। अब थर्ड कार्य देख लेते हैं। इसका थर्ड कार्य है राइबोसोम्स का प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। तो यही न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम्स का निर्माण करता है। बाद में राइबोसोम्स क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर चिपक जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, और साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं, वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और एक फंक्शन के बारे में, लास्ट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं न्यूक्लियस के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियस का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं। अब कोशिका विभाजन हर जीव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेल डिवीजन होता क्या है। तो सेल डिवीजन क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो पेरेंट सेल है, जिसको मूल कोशिका बोलते हैं या जनक कोशिका भी बोल सकते हैं, तो पेरेंट सेल क्या होता है? डिवाइड इंटू टू और मोर डॉटर सेल्स। जो मूल कोशिका है, या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में क्या होता है? उसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, जो पेरेंट सेल है या दो से अधिक डॉटर सेल में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं। अब कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है उसको समझ लेते हैं। तो किसी भी जीव के वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके डेवलपमेंट, विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रिपेयर के लिए, कहीं चोट लग गया, कहीं इंजुरी हो गई, तो उसके रिपेयर, मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो रिप्रोडक्शन, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, संतान पैदा करने का जो प्रोसेस होता है,
जो प्रक्रिया होता है वो भी किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, इन सब वृद्धि विकास और मरम्मत और प्रजनन के लिए क्या है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली क्या है, सेल डिवीजन दो पार्ट्स में डिवाइड है फ्रेंड्स। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। इसके फर्स्ट टाइप का होता है मिटोसिस होता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और सेकेंड जो टाइप है वो मियोसिस है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है। अब जो ग्रोथ, जो वृद्धि हो रही है, डेवलपमेंट जो विकास हो रहा है, और रिपेयर जो मरम्मत का काम हो रहा है, ठीक है, ये जो तीनों काम है किसके थ्रू होता है, मिटोसिस के थ्रू होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं जो रिप्रोडक्शन प्रजनन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो मियोसिस के थ्रू होता है, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। जो रिप्रोडक्शन का काम है, जो प्रजनन का काम है वो। ठीक है। अब समझ लेते हैं कि मिटोसिस कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे मिटोसिस होता है। तो मिटोसिस क्या है, सोमेटिक सेल में होता है, हमारे जो बॉडी का सेल है उसी में होता है। ठीक है। तो सोमेटिक सेल भी बोल सकते हैं, बॉडी सेल भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो जो स्किन है उसमें, जो त्वचा है उसमें, या मसल्स मांसपेशियां हैं उसमें, या टिश्यू में, सब जगह क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट और रिपेयर का काम होता है। एक्सेप्शन कुछ जगहों पे छोड़ के। जो नर्व सेल है, ठीक है, जो नर्व सेल है उसमें लाइफ में एक बार होता है, जो हम जब छोटे रहते हैं तो उस टाइम पे होता है। उसके बाद नर्व सेल में, ठीक है, जो मिटोसिस का काम है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपेयर है, वो नहीं हो पाता। और कार्डियोमायोसाइट्स में, कार्डियोमायोसाइट्स मतलब जो हमारा हृदय है, या जो क्या बोलते हैं, हार्ट है, तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं, तो हार्ट के मसल्स में भी क्या होता है, मिटोसिस का समसूत्री विभाजन बार बार नहीं होता, लाइफ में एक बार होता है। ठीक है। उसके बाद बार बार उसमें वहाँ के जो मसल्स हैं, हार्ट के जो मसल्स है, बार बार वो डेवलपमेंट और ग्रोथ उसमें नहीं हो पाता। तो इन नर्व सेल और कार्डियोमायोसाइट्स को छोड़ के बाकी बॉडी के सभी जगहों पे क्या होता है, मिटोसिस के थ्रू ग्रोथ, वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट और रिपेयर का काम चलते रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, मियोसिस। मियोसिस कहाँ कहाँ पे होता है उसको समझ लेते हैं। तो जो मियोसिस है, मियोसिस कहाँ पे होता है, गैमेट्स में होता है, जिसको सेक्स सेल भी बोलते हैं, उसी को जर्म सेल भी बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल से देखें तो जो ओवम है, ओवम में होता है जो फीमेल्स होती हैं। ठीक है। तो फीमेल्स में जो ओवम बनता है, अंडाणु बनता है, इसी को अंडाणु बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है। और स्पर्म में होता है, जो मेल होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है, स्पर्म बनता है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। जो ओवम बनने का प्रोसेस है उसको oogenesis बोलते हैं, और जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, मियोसिस के ही, अर्धसूत्री विभाजन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है। अब डिटेल से दोनों को पढ़ लेते हैं कि क्या होता है मिटोसिस और क्या होता है मियोसिस। ठीक है। सबसे पहले मिटोसिस को देख लेते हैं। तो मिटोसिस में क्या होता है, वन पेरेंट सेल होता है, एक जनक कोशिका होता है। तो एक जनक कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस जनक कोशिका का क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब होता है वो अपने ही जैसा प्रतिलिपि बनाता है, नकल बनाता है। तो सेम टू सेम क्या होता है, पेरेंट सेल की तरह नकल बनता है। और नकल बनता है उसमें भी क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। तो जब किसी में 46 क्रोमोसोम है तो उसको 2n से डिनोट करते हैं। अब इस 2n का मतलब होता है डुप्लॉइड सेल्स। डुप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम्स। ठीक, इसमें प्रॉपर पूरा क्रोमोसोम्स है। अगर ये 2 नहीं रहता, सिर्फ n रहता, तो वो क्या हो जाता, हेप्लॉइड सेल्स हो जाता है। हेप्लॉइड सेल्स का मतलब ये 46 नहीं रहता, उसका आधा हो जाता। तो उसका जब आधा हो जाता तो उसको सिर्फ n से बोलते हैं। ठीक है। और 2n है मतलब ये क्या है, पूरा 46 है, डिप्लॉइड है। ठीक है। आधा हो गया, सिर्फ n है तो क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या है, सेम टू सेम, जैसे इसमें 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, वैसे ही 46 क्रोमोसोम्स का क्या करता है, डीएनए रिप्लिकेशन करता है, नकल बनाता है। अब जैसे ही नकल बनता है, अब नकल बनने के क्या, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये जो नकल बने रहता है यहाँ से प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर। ठीक है। दो समान, एक समान दिखने वाले कोशिकाओं का क्या होता है, उत्पत्ति होता है, निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ से सेम इसी, इन्हीं लोग की तरह दिखने वाले दो संतान की प्राप्ति होती है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं। अब दो डॉटर सेल्स बनते हैं, इनमें भी क्या होता है, 2n होता है। ये भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। 46 क्रोमोसोम इसमें भी होते हैं, और ये जो है इसमें भी क्या होता है, सेकेंड जो डॉटर है उसमें भी क्या होता है, डिप्लॉइड से, ये भी डिप्लॉइड सेल रहता है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो ये जेनेटिकली क्या होता है, अपने पेरेंट्स की तरह सेम होते हैं। ठीक है। सेम क्रोमोसोम्स रहता है और दिखने में भी सेम रहते हैं। ये क्या होता है, जेनेटिकली सेम, अनुवांशिक रूप से क्या होता है, समान दिखाई देते हैं, समान होते हैं। अनुवांशिक रूप से समान होते हैं तभी क्या है, जब स्किन में, मसल्स में,
या क्या बोलते हैं टिश्यू में कहीं भी ग्रोथ होता है तो वो एक समान उसमें मिल जाता है। अगर समान नहीं दिखाई देता तो कहीं के टिश्यू अलग, कहीं की स्किन अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रहा समसूत्री विभाजन मिटोसिस। इसी मिटोसिस प्रोसेस क्या है, एक जनक सेल से बहुत सारे क्या है डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स बनाते रहते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं और उसी के थ्रू क्या होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और जहाँ पे इंजुरी हो रहता है वहाँ पे क्या होता है, रिपेयर का काम, मरम्मत का काम चलते रहता है। ठीक है, तो ये मिटोसिस हो गया। अब देख लेते हैं मेयोसिस के बारे में। ठीक है, तो मेयोसिस क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। अब अर्धसूत्री विभाजन विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ होता है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी क्या होता है, पेरेंट सेल होता है, जनक कोशिका होता है। अब ये जनक कोशिका का भी सेम उसी की तरह क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, वो अपनी प्रतिलिपि बनाता है, नकल बनाता है। अब नकल जैसे बनता है तो इसमें भी क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है, 2n से जिसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। ये क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो सेम टू सेम क्या होता है, कॉपी बना लेते हैं। इसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, कॉपी बन गई। अब कॉपी बनने के बाद यहीं से क्या होता है, मियोसिस 1 चालू होता है। मियोसिस 1, मियोसिस का मतलब ही है अर्धसूत्री विभाजन, मतलब उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 46 क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम्स इधर आ जाएंगे और 2 क्रोमोसोम्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेप्लॉइड, एन को किससे डिनोट करते हैं, हेप्लॉइड से करते हैं, तो यहाँ एक हेप्लॉइड हो जाएगा और यहाँ हेप्लॉइड हो जाएगा। इसमें 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ही वही है कि मियोसिस 1 हुआ तो जो 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है, जो डिप्लॉइड थे वो क्या हो गए, हेप्लॉइड बन गए, आधा बन गए, 23 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 हो गया। अब जो मियोसिस 2 है उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है उसमें चेंजेस नहीं होता, क्रोमोसोम्स उसमें चेंजेस नहीं होता। मियोसिस 2 में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटोइड होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो क्रोमेटिड में चेंजेस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक सिस्टर हो गया, एक सिस्टर हो गया, तो ये दोनों सिस्टर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो क्रोमेटिड है ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्रोमेटिड यहाँ आ जाएगा, एक क्रोमेटिड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कभी एक क्रोमेटिड यहाँ आ जाएगा और एक क्रोमेटिड यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें सिर्फ क्रोमेटिड अलग होते हैं, आधा आधा क्रोमेटिड हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स है वो सेम रहते हैं। 23 क्रोमोसोम्स इसमें भी रहेंगे और 23 क्रोमोसोम्स इसमें भी रहेंगे। सिर्फ क्या हो गया है, जो क्रोमेटिड सिस्टर हैं वो अलग हुए हैं, जो दो सिस्टर जुड़े हुए हैं, ये सिस्टर लोग क्या होता है, अलग होते हैं। ये दोनों अलग होके दो बनाते हैं और ये दोनों अलग होके दो बनाते हैं। सेम इस साइड कभी क्या होता है, ये दोनों अलग होके दो क्रोमेटिड, दो हेप्लॉइड सेल बनाते हैं, ये भी अलग होकर क्या होता है, हेप्लॉइड सेल बनाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स इसमें भी 23 था और इसमें भी 23 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स का आधा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जो क्रोमेटिड है उसका आधा होगा। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स क्या है, 23 23 23 ही रहेगा। तो ऐसे करके क्या होता है, 4 डॉटर सेल बनता है। ठीक है, 4 डॉटर सेल बनता है, 4 हेप्लॉइड सेल बनता है। ठीक है, 4 डॉटर सेल, ये क्या होगा, जेनेटिकली क्या होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि डॉट इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है लेकिन उसका आधा हो गया, तो जेनेटिकली क्या है, चारों क्या है, डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एक समान नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लियस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।